फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पाइथन लैंग्वेज को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, जो कि हमारी पाइथन लैंग्वेज है। आज के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज हो चुकी है, जो कि पाइथन लैंग्वेज है। और इसको सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान है अदर लैंग्वेज की कंपैरिजन में। सबसे ईजी लैंग्वेज जो हमारी होती है ये पाइथन लैंग्वेज होती है, क्योंकि ये बिल्कुल इंग्लिश के जैसे होती है। जैसे आप सिंपल से इंग्लिश को लिखते हैं, सिंपल से उसी तरीके से जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है इसका भी कोड लिखा जाता है। यानी कि जैसे अगर आपने C++, जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS इस प्रकार की अगर आपने किसी भी टेक्नोलॉजी की C++, जावा इस प्रकार की किसी भी प्रकार की अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा होगा तो उसकी कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज होती है। और यहाँ पर एक पॉइंट ये है, अगर अभी तक आपने किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीखा हुआ है, चाहे वो C हो, C++ हो, जावा स्क्रिप्ट हो, किसी भी प्रकार की लैंग्वेज को नहीं सीखा हुआ है, तो फिर भी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। सारी चीज़ें आपको A to Z समझ में आएंगी। यहाँ पर हम एक एक स्टेप को, एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। थ्योरी भी उसकी देखेंगे, विद प्रैक्टिकल करेंगे, और उससे रिलेटेड हम यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है पाइथन लैंग्वेज। यहाँ पर पाइथन कैसे रन करती है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसको जब भी हम अपनी पाइथन लैंग्वेज को यूज करते हैं तो हमें पता है कि किसी न किसी सिस्टम की आवश्यकता होती है, चाहे आपके पास डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, जहां पर हम क्या कर सकें, अपने कोड को लिख सकें। कोड को लिखने से ही कुछ नहीं होता, उसको हमें क्या करना होता है, चेक भी करना होता है, यानी टेस्ट भी करना होता है कि हमारा प्रोग्राम सही है या फिर कुछ एरर है, उसको हम डिबगिंग करते हैं, यानी चेक करते हैं, एरर को फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने जो भी चीजें, यानी जो भी काम किया है, हम चाहते हैं कि उसका रिजल्ट भी हमें मिले। तो इस कंडीशन पे किसकी आवश्यकता होती है, हमारे पास उस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसकी हेल्प से हम उसके रिजल्ट को भी देख पाएं। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने वाले हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा बैक जा करके कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली में क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक प्रकार की जो लैंग्वेज होती है, यहाँ पर कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर हमारी कौन कौन सी लैंग्वेज जाती हैं, जैसे C हो गई, C++ हो गई, इसी प्रकार से जावा हो गई। इस प्रकार की काफ़ी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं प्रोग्रामिंग यानी कंप्यूटर के अंदर, जिसको आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा हुआ है तो बिल्कुल बिगनर्स के लिए जो पाइथन होती है सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर हम पाइथन से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका कोड लिखना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं, जैसे मान लीजिए जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा सिस्टम होगा, उसको ये नहीं पता कि हिंदी लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, इस प्रकार की मराठी क्या होती है, गुजराती क्या होती है, इस प्रकार की किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होती है हमारी मशीन को। जो हमारी मशीन होती है, यानी जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो हमारा सिस्टम होता है, उसे सिर्फ क्या पता होता है, उसे सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, जो कि 0 and 1 होती है। 0 and 1 जो होती है, इसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं या फिर लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अगर अभी तक आपने पढ़ा होगा कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो फिर भी हम यहाँ पर डिटेल में आपको समझा रहे हैं। तो ये हमारी क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, जो 0 and 1 होती है, जिसको हमारी जो मशीन होती है वो समझती है। मान लीजिए हमने किसी का नेम लिख दिया, मान लीजिए हमने क्या लिख दिया, राम लिख दिया, तो इस कंडीशन पे जो हमारा सिस्टम होगा उसको ये नहीं पता है कि ये लिखा क्या गया है, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। जो ह्यूमन समझते हैं वो एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन जो मशीन समझती है वो एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर जो भी हम कोड अपने पाइथन के अंदर, जो भी हम पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, उसको समझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। ट्रांसलेटर क्या होता है, एक प्रकार का कन्वर्टर होता है, यानी कि ट्रांसलेट करता है आपकी लैंग्वेज को, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, यानी कोई एक पर्सन है जिसको क्या आती है, हिंदी आती है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कोई एक पर्सन है जिसको क्या आती है, मराठी आती है, और जो यहाँ पर सेकंड पर्सन है इसको क्या आती है, मान लेते हैं मराठी आती है।
उस कंडीशन पे यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला पर्सन है जिसको सिर्फ हिंदी आती है, सेकंड वाला जो पर्सन है इसको सिर्फ मराठी ही आती है, लेकिन ये दोनों आपस में कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होगी, यानी एक थर्ड पर्सन भी आएगा जिसको हिंदी भी आती होगी और मराठी भी आती होगी। यानी कि इसको क्या होता है, दोनों भाषाओं का ज्ञान होता है। तो ये क्या करेगा, जो हिंदी वाला पर्सन होगा ये जो भी हिंदी में बात करेगा उसको ये मराठी वाले पर्सन को समझा देगा उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, और जो मराठी वाला पर्सन होगा ये जो भी इंफॉर्मेशन यानी जो भी बातचीत करेगा उसको ये हिंदी में कन्वर्ट करके थर्ड वाला पर्सन फर्स्ट वाले पर्सन हिंदी वाले को क्या कर देगा, समझा देगा। तो इस प्रकार से एक थर्ड पर्सन की आवश्यकता पड़ जाती है जब भी दो लोगों को आपस में कन्वर्सेशन करना होता है और उन्हें उन भाषाओं का ज्ञान नहीं होता है। सेम इसी प्रकार से जो हमारा कंप्यूटर होता है इसको सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझ में आती है, और जो हमारी पाइथन होती है, यहाँ पर जो हम कोड लिख रहे होंगे ये किसका कोड होगा, हमारी पाइथन का होगा। जो पाइथन का कोड लिखेंगे ये क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है जो कि क्या होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि हमारे मशीन को समझ में नहीं आती है, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं, जो हम लोग हैं, जो यूज कर रहे हैं, उनको आसानी से समझ में आ जाती है। इस कंडीशन पे हम अपने कंप्यूटर को समझाने के लिए एक इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। वो इंटरप्रेटर हमारा क्या क्या हो सकता है, कंपाइलर हो सकता है और इंटरप्रेटर हो सकता है, यानी एक ट्रांसलेटर होते हैं। जो कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, ये हमारी क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अगर आपने यहाँ पर पाइथन का कोई कोड लिखा, यहाँ से कोड लिखा, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इंटरप्रिटेट करेंगे। इंटरप्रेटर की हेल्प से ये क्या होगा, जो हमारा कोड होगा हाई लेवल लैंग्वेज में ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारी जो मशीन होगी, जो हमारा सिस्टम होगा, वो समझ जाएगा कि जो यूजर ने कोड लिखा हुआ है वो एक्चुअली में क्या काम करवाना चाहता है। उस हिसाब से उस टास्क को क्या करेगा, जो हमारा कंप्यूटर होगा परफॉर्म करेगा, और उसका रिजल्ट जो होगा वो क्या कर देगा, हमें रिटर्न कर देगा। फिर जो हमारा ट्रांसलेटर होगा वो क्या करेगा, उस रिटर्न हुए जो भी हमारा यहाँ से डेटा आउटपुट रिटर्न होगा उसको जो हमारा इंटरप्रेटर होगा, पाइथन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर का हम यूज करते हैं, ये क्या करेगा, उसे हाई लेवल लैंग्वेज में फिर से कन्वर्ट कर देगा और आपको आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इस प्रकार से जो भी हम कोड लिखते हैं उसका रिजल्ट हमें क्या होता है, शो होता है। यानी जो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इन दोनों के कोड को समझने के लिए, ताकि ये दोनों भाषाओं को समझ सकें, उस कंडीशन पे हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर इन ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। जब भी हम सी की बात करते हैं, C++ प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, उस कंडीशन पे हम कंपाइलर का यूज करते हैं कोड को रन करने के लिए। यहाँ पर हम किसका यूज करने वाले हैं, इंटरप्रेटर का यूज करने वाले हैं। तो जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है, पाइथन लैंग्वेज को रन कराने के लिए हम किस ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपनी पाइथन लैंग्वेज को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाइथन लैंग्वेज जो होती है एक्चुअली में होती क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज पाइथन, जो पाइथन है ये क्या है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। व्हाट इज पाइथन, पाइथन इज सिंपल एंड इजी। जो पाइथन होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथन एक क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पाइथन इज सिंपल एंड इजी। जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये बिल्कुल सिंपल होती है, यानी कि बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज के जैसी होती है, और क्या होती है, इजी होती है। इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जो कि पाइथन लैंग्वेज होती है। और सेकंड पॉइंट क्या होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स होती है। फ्री कहने का क्या मतलब है, ये इंटरनेट पर बिल्कुल फ्रीली क्या है, अवेलेबल है। आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स कहने का क्या मतलब है, आप इसको क्या कर सकते हैं, विदाउट लाइसेंस के आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यानी इसके लिए आपको कोई भी अमाउंट पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स होता है, इसको आप भी यूज कर सकते हैं, हम भी यूज कर सकते हैं, अदर जो भी लोग यूज करना चाहते हैं वो भी आसानी से इसको डाउनलोड करके और इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पाइथन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि पाइथन जो लैंग्वेज होती है वो कैसी लैंग्वेज होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसलिए इसको सीखना काफी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि ह्यूमन को हाई लेवल लैंग्वेज ही समझ में आती है।
तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसको डेवलप किसने किया था, जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है, अगर इसकी बात की जाए, डेवलप्ड बाय गाइडियो वान रसम। जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है इसको गाइडियो वान रसम ने कब डेवलप किया था, इन द ईयर 1991। इन द ईयर 1991 में कहां पर डेवलप किया था, एट CWI यानी सेंट्रम विस्कोंडे इन्फॉर्मेटिका, यहाँ पर एक संस्थान है जहां पर इसको क्या किया गया था, नीदरलैंड के अंदर है, वहां पर इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। जो इंजीनियर थे वो कौन थे, गाइडो वान रसम, इनके द्वारा 1991 में डेवलप किया गया था पाइथन लैंग्वेज को। अगर आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उस कंडीशन पे अगर आपके एग्जाम में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पाइथन से रिलेटेड आते हैं, तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किसने डेवलप किया था और कब डेवलप किया गया था और कहां पर डेवलप किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, पोर्टेबल। जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है एक पोर्टेबल लैंग्वेज होती है, यानी इसको आप विंडोज पर, मैक पर, लिनक्स पर, यूनिक्स पर, किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इसको रन करा सकते हैं, यानी कि ये पोर्टेबल लैंग्वेज होती है। और एक प्रकार और होता है, यानी एक टाइप और होता है कि आप अपने कोड को, जो पाइथन में आपने कोड लिखा हुआ है, इसको आप सी में, C++ में, जावा में, किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है, रिच लाइब्रेरी, यानी कि जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसके अंदर हर एक काम को करवाने के लिए काफी सारी क्या होती है, लाइब्रेरी होती है, यानी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। यानी कि इसमें काफी सारा काम क्या होता है, जो ह्यूमंस होते हैं उनको कोड लिख करके नहीं करना होता है, काफी सारे काम से फंक्शन की हेल्प से ही क्या हो जाते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस की हेल्प से ही परफॉर्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है हमारा वेयर पाइथन इज यूज्ड, यानी जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसको हम सीख तो रहे हैं, लेकिन इसको हम सीख करके क्या कर सकते हैं, क्या कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है वेब फ्रेमवर्क्स एंड एप्लीकेशंस। अगर अभी तक आप सोच रहे हैं कि आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसके वेब फ्रेमवर्क्स में भी पाइथन को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशंस में भी पाइथन यूज की जाती है। नेक्स्ट होता है GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं वहां पर भी जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है ये काफी ज्यादा यूज होती है। नेक्स्ट होता है हमारा ग्राफिक्स डिजाइन में, इमेज प्रोसेसिंग में, एप्लीकेशंस में, गेम्स में, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो लैंग्वेज है वो हमारी कौन सी है, पाइथन लैंग्वेज ही है। नेक्स्ट पॉइंट होता है डेटा साइंस के फील्ड में, डेटा एनालिसिस के फील्ड में जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है ये यूज की जाती है। मशीन लर्निंग, अगर आप पाइथन सीखने के बाद आप मशीन लर्निंग करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं तो आप आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि जो पाइथन होती है मशीन लर्निंग के बिल्कुल सिमिलर ही होती है, तो आप आसानी से मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितने भी रोबोट्स आप देख रहे हैं ये लगभग सारी चीजें पाइथन की हेल्प से और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके क्या की गई है, बनाई गई है, डिजाइन की गई है। नेक्स्ट होता है न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं उनमें भी हमारी पाइथन लैंग्वेज यूज की जाती है। IoT जो होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सभी जगह जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है वो यूज की जाती है। डेटाबेस डेवलपमेंट एक्सेट्रा, इन हर एक फील्ड के अंदर जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है वो यूज की जाती है। यहाँ पर हमने कुछ मेन टॉपिक्स को ही लिए हैं जहाँ पर हमारी पाइथन लैंग्वेज का यूज करके इन सभी चीजों को डेवलप किया जाता है। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जहाँ पर पाइथन लैंग्वेज काफी ज्यादा यूज की जाती है। तो यहाँ से हमने सीखा कि पाइथन लैंग्वेज होती है एक्चुअली में होती क्या है और उसके यूजेस क्या होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि पाइथन का जो कोड होता है उसको रन करने के लिए हमें किसकी किसकी चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको जो पाइथन है, ताकि आपका सिस्टम समझ पाए कि हम कौन सा कोड लिख रहे हैं, किस लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डाउनलोड पाइथन। यानी सबसे पहले हम पाइथन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इस
लैंग्वेज को हम VS कोड के ऊपर लिखने वाले हैं। अपने VS कोड को भी डाउनलोड करेंगे। अगर आपने पहले से ही VS कोड को डाउनलोड किया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ पाइथन को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद VS कोड के अंदर इसके एक्सटेंशन को आप क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। तो इन चीजों को हम क्या करने वाले हैं, अब एक एक करके सीखने वाले हैं। सबसे पहले अपने पाइथन को हम यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं, डाउनलोड करने वाले हैं। उसके बाद अपना फर्स्ट कोड हम लिखने वाले हैं पाइथन के अंदर। हमने क्रोम ब्राउजर को यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब हम पाइथन के लिए पाइथन को डाउनलोड करने वाले हैं। तो यहाँ से हम टाइप करने वाले हैं पाइथन डाउनलोड। सबसे पहले तो यहाँ से हमने टाइप कर लिया पाइथन डाउनलोड और एंटर प्रेस करेंगे। और उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट की लिंक आपको डिस्प्ले हो रही है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ से आप देख सकते हैं डाउनलोड पाइथन python.org। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज, यानी विंडोज के लिए हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली सा हम विंडोज के लिए करने वाले हैं डाउनलोड पाइथन 3.12.1। यहाँ से जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है वो 3.12.1 है। इस पर आप सिंपली सा क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डाउनलोड्स वाले ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ से जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है यहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों में से आप जहां से चाहें वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सिंपली सा इस वाली लिंक पर क्लिक करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी पाइथन है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अगर अभी आपके सिस्टम में डाउनलोड नहीं हुई है तो वो डाउनलोड होना यहाँ पर दिखाएगी यहाँ पे, और इस पर हम क्लिक करके क्या करेंगे, इसको रन करा लेंगे। इस पर जो हमारा ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है रन का, इस पर हम क्या कर देंगे, रन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपके पास दो ऑप्शंस क्या होंगे, यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। यहाँ पर यूज एडमिन इस प्रकार का फर्स्ट ऑप्शन रहेगा और सेकेंड ऐड python.exe इस प्रकार का यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन रहेगा। यानी दोनों चेक बॉक्स को आप क्या करना है, चेक करना है। यहाँ से हमने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, इस कंडीशन पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको इन दोनों चेक बॉक्स को क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो आपकी पाइथन होगी वो क्या हो जाएगी, इसके जितने भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होंगे .exe जो फाइल्स होगी वो क्या हो जाएगी, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारी पाइथन है वो क्या हो रही है, यहाँ से डाउनलोड हो रही है। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से फिनिश कर देंगे। तो अभी के लिए जो हमारी पाइथन है वो क्या हो रही है, यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। अब क्या हो चुकी है, जो हमारी पाइथन है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब जो हमारी पाइथन थी उसको हमने डाउनलोड कर लिया है। अगर अभी तक आपने VS कोड को नहीं डाउनलोड किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली सा आपको टाइप करना है VS कोड डाउनलोड। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, VS कोड को भी डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ से मैक, लिनक्स, विंडोज जिस भी सिस्टम के लिए आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस सिस्टम के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से विंडोज 10 और 11 के लिए इस पर आप सिंपली सा क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हमारे सिस्टम में है ये पहले से क्या है, डाउनलोड है। तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर नहीं डाउनलोड है। नहीं तो ऑलरेडी वीडियो यहाँ पर बनी हुई है कि इसको हम किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपली सा यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब इसको हम क्या करने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं अपने VS कोड के ऊपर। तो VS कोड के ऊपर सबसे पहले जो हमारा लेआउट होगा कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। रिसेंट में जो हमारा जो VS कोड है वो काफी टाइम से यहाँ पर यूज हो रहा है, इस वजह से रिसेंट में कुछ फाइल्स दिखाई दे रही हैं। आपके सिस्टम में ये रिसेंट वाला जो फोल्डर होगा ये डिस्प्ले नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है साइड में, और इसके बाद यहाँ से आपको क्या डाउनलोड करना है, जो इसका एक्सटेंशन है, जो हमारा पाइथन है, पाइथन का जो भी एक्सटेंशन है उसको क्या कर लेना है, यहाँ से पाइथन टाइप करना है और इसके बाद जो भी इसका एक्सटेंशन होगा उसको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। तो इस पर फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए, और यहाँ से पहले से ये क्या है, इंस्टॉल है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, अगर इसको अनइंस्टॉल कर देंगे तो अनइंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ से क्या है, इसकी जो .exe है वो क्या है, पहले से ही यहाँ पर इंस्टॉल है। जैसे यहाँ पर और भी सारी चीजें मिल जाती हैं, इसका जो एक्सटेंशन पैक है, ये सारी चीजें, तो जो चीजें जैसे यूज होंगी। अभी के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट फाइल को क्रिएट करने वाले हैं। न्यू फाइल पे आप सिंपली सा क्लिक कर सकते हैं यहाँ से। तो हम न्यू फाइल पर यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं और यहाँ से हम क्या लिखने वाले हैं, फर्स्ट
प्रोग्राम डॉट py क्या होता है, जब भी हम पाइथन के लिए कोड लिखते हैं तो जो उसकी फाइल हम सेव करते हैं उसका जो एक्सटेंशन देते हैं वो py देते हैं। जैसे हम HTML के लिए .html देते थे, CSS के लिए .css देते थे और C प्रोग्रामिंग के लिए .c देते थे, C++ के लिए .cpp या C++ देते थे, जावा के लिए .java देते थे। इस प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, पाइथन के लिए .py जो होता है पाइथन का एक्सटेंशन होता है, इसको इंटर करेंगे तो ये फाइल हमारी क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। इसको हम सेव कहाँ पर करना चाहते हैं, आप इसकी लोकेशन बता देंगे हम, जैसे हम डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं, यहाँ से हमने क्या कर दिया, क्रिएट फाइल। अब यहाँ पर हम अपने फर्स्ट कोड को लिखने वाले हैं, जिसके लिए हमने यहाँ से क्या लिखा, प्रिंट, और इसके बाद हमने यहाँ से ब्रैकेट को ओपन किया और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, मान लीजिए हेलो, इस प्रकार से, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है। इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, और इसको रन करने के लिए यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको कोड को रन करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा, रन कोड, रन पाइथन फाइल, इस प्रकार से आपको रन करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। डिबग पाइथन फाइल्स अगर आप करना चाहते हैं तो डिबग भी कर सकते हैं। सिंपल सा हम इसको रन करना चाहते हैं तो रन करने पर जो भी हमने यहाँ पर प्रिंट के अंदर जो भी चीजें लिखी थी वो क्या हो चुकी है, डबल क्वेट्स के अंदर जो भी चीजें थी वो सिंपली सी यहाँ पर क्या हो गई हैं, प्रिंट हो गई हैं। तो जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट कोड होता है वो किसका होता है, हेलो वर्ल्ड का, जिसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ से सिंपल सा लिखा और यहाँ से क्या कर दिया, इसको रन कर दिया, जिस कंडीशन पे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड क्या हो चुका है, प्रिंट में मिल चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रिंट होता है क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसका यूज करते हैं हम किसके लिए, कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए अपने आउटपुट विंडो पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पाइथन का फर्स्ट कोड है वो रन हो पा रहा है। अगर आपके सिस्टम में पाइथन का जो फर्स्ट कोड है वो रन नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले आपको जो पाइथन की लाइब्रेरी है यानी जो .exe फाइल है उसको आपको क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, जो कि एक्सटेंशंस का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सिंपली आना है और यहाँ से पाइथन के लिए जो भी एक्सटेंशंस होते हैं उसको सर्च करना है और उसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, पाइथन का फर्स्ट कोड किस प्रकार से हम रन करते हैं। और भी चीजें जैसे हमें प्रिंट करानी है तो और भी चीजें हम यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हमने क्या लिखा, अपना नेम शिवांगी हमने यहाँ से लिखा। अगर हम कुछ नेम भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसकी जगह हम नेम भी प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ से हमने रन किया तो सिंपल सा अगर आप देखें तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, उसके बाद शिवांगी प्रिंट हुआ है। इस प्रकार से और भी चीजें अगर हमें प्रिंट करानी है, अगर यहाँ पर आप डबल क्वेट्स के अंदर लिखना चाहते हैं तो डबल क्वेट्स के अंदर लिख सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर सिंगल क्वेट्स के अंदर भी लिखना चाहते हैं तो सिंगल क्वेट्स के अंदर लिखने पर भी ये क्या होता है, हमारा जो कोड होता है वो रन होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ से क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ से हमने लिख दिया पाइथन सिंपल सा, तो ये भी जो हमारा कोड है ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से रन हो जाएगा। और यहाँ आउटपुट में क्या मिल चुका है, पाइथन मिल चुका है, यानी कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर आप ट्रिपल यहाँ पर कोड के यहाँ पर ट्रिपल के अंदर लिखना चाहते हैं या डबल क्वेट्स के अंदर लिखना चाहते हैं, ट्रिपल क्वेट्स के अंदर लिखना चाहते हैं, सिंगल क्वेट्स के अंदर लिखना चाहते हैं, फिर भी जो हमारा पाइथन का कोड होता है वो क्या हो जाता है, रन हो जाता है और आपका आउटपुट क्या हो जाता है, यहाँ पर मिल जाता है। ये तो हमने सिंपल सा देखा कि फर्स्ट प्रोग्राम को हम किस प्रकार से लिखते हैं अपने पाइथन के अंदर, पाइथन का कोड हम किस प्रकार से रन करते हैं, इन चीजों को हमने देखा। अब और चीजें हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में सीखने वाले हैं एक एक करके। अब हमने देखा कि सिंपल सा हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम को किस प्रकार से अपने बीएस कोड के ऊपर रन कर पाते हैं पाइथन के अंदर। तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था इसको हमने रन करके देखा, जिसके अंदर जो प्रिंट है, प्रिंट क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने आउटपुट को डिस्प्ले करवाते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, अपने विंडोज के ऊपर। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा था तो ये क्या हुआ था, प्रिंट हो चुका था। इसी प्रकार से और भी जो भी चीजें आप प्रिंट कराना चाहते हैं, अगर आप डबल क्वेट्स के अंदर या फिर ट्रिपल क्वेट्स के अंदर या फिर सिंगल क्वेट्स के अंदर जो भी चीजें आप प्रिंट लिख करके लिखते हैं तो क्या हो जाती है, सिंपली सी आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाती है।
आगे चल करके जैसे हम देखते हैं कि कुछ भी डेटा अगर हम इनपुट करते हैं तो इनपुट करने के बाद वो डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है, जैसे हम रन करते हैं उसके बाद उसका कुछ ना कुछ आउटपुट हमें मिलता है। सेम तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर डेटा को इनपुट किया और उसे क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। सिंपल सा यहाँ पर तो हमने प्रिंट को लिख कर ही क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। आगे चल करके हम सीखेंगे कि डेटा को इनपुट कैसे लेते हैं और उसके बाद उसको प्रिंट कैसे करते हैं, यानी उसका आउटपुट कैसे मिलता है हमें। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर प्रिंट क्या है, किस प्रकार से चीजें प्रिंट हुई, क्योंकि इसको आगे चल करके हम डिटेल में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा पाइथन कैरेक्टर सेट, यानी कि पाइथन के अंदर जो कैरेक्टर सेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं जिसको हम पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है लेटर्स, जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं A to Z, चाहे वो अल्फाबेट हो, यानी कि अल्फाबेट जितने हमारे A to Z होते हैं, चाहे वो अपर केस में हो या फिर लोअर केस में हो, उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, अपने पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं। जितने भी हमारे डिजिट होते हैं 0 to 9 हमारे जितने भी डिजिट्स होते हैं उन सभी को हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे स्पेशल सिंबल्स, चाहे वो आपका माइनस का सिंबल हो, प्लस का हो, हाइफन का हो, अंडरस्कोर का हो, एस्ट्रिक्स का हो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवीजन का हो, परसेंटेज का हो, जितने भी सिंबल्स होते हैं, जितने भी कीबोर्ड्स के ऊपर आपको सिंबल से दिखाई देते हैं, आप उन सभी को यूज कर सकते हैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट होता है व्हाइट स्पेस, यानी कि व्हाइट स्पेस के अंदर आप ब्लैंक स्पेस को टैब, यानी कि टैब के इक्वल आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप टैब प्रेस करके भी वो स्पेस यूज कर सकते हैं। कैरीज रिटर्न को, न्यू लाइन को, फ्रॉम फीड को, इन सभी प्रकार के आप व्हाइट स्पेस को भी यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अदर कैरेक्टर्स जैसे पाइथन कैन प्रोसेस ऑल ASCII एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स एज पार्ट ऑफ डेटा और लिटरल्स, यानी कि जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है इसके अंदर इसके अलावा भी जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो जितने भी हमारे ASCII कोड होते हैं उन सभी को हम यूज कर सकते हैं। जितने यूनिकोड होते हैं उन सभी के कैरेक्टर सेट को हम क्या कर सकते हैं, अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर सिंपल सा हम समझना चाहते हैं तो जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के ऊपर आपको जितनी भी चीजें, यानी जितने भी लेटर्स, जितने भी डिजिट्स, जितने भी स्पेशल सिंबल्स, जितने भी व्हाइट स्पेस आपको डिस्प्ले होते हैं, वो सारी चीजें हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं। वो सारे कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स इन पाइथन, यानी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे हमने सी के अंदर, C++ के अंदर पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, सेम वही चीजें पाइथन के अंदर भी होती हैं, यानी वही वेरिएबल होता है पाइथन के अंदर भी। तो यहाँ से हम बात करने वाले हैं कि पाइथन के अंदर जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है। अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी, यानी कि वेरिएबल क्या होता है, एक नेम होता है जिसको हम क्या करते हैं, अपनी मेमोरी को देते हैं, मेमोरी लोकेशन को देते हैं इन अ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के अंदर अगर हम अपनी किसी भी मेमोरी के लिए कोई भी नेम देते हैं तो वही हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल को लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नेम लिखते हैं, जो भी नेम आप लेना चाहें। ये क्या होता है, यूजर डिफाइन होता है, यानी कि यूजर इसका नेम कुछ भी रख सकता है। जो वेरिएबल नेम होते हैं आप A to Z कोई भी नेम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से, लेकिन इसको भी लिखने के कुछ रूल होते हैं जिसको आगे चल करके हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये यूजर डिफाइन होता है। चाहे आप नेम लिखो, एज लिखो, प्राइस लिखो, नंबर लिखो, इस प्रकार के आप वेरिएबल नेम बना सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है, एक नेम होता है किसका, मेमोरी लोकेशन का। सबसे पहले हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं, उसके बाद इसके इक्वल में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को हम असाइन कर देते हैं। असाइन करने का क्या मतलब है, जो हमारा इक्वल होता है ये क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को, यानी कि इस साइड वाली वैल्यू को हम इसमें असाइन कर देते हैं। जैसे हमने नेम लिख करके यहाँ पर अपना नेम लिख दिया, उसके बाद ये जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर डबल क्वेट्स के अंदर जो वैल्यू हमने लिखी हुई है, ये नेम के वेरिएबल में क्या हो चुकी है, असाइन हो चुकी है। इक्वल ऑपरेटर की हेल्प से हमने इस वैल्यू को इसमें क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है। अब नेम को हम अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी लिखेंगे तो उसके अंदर क्या वैल्यू हमें मिलेगी, जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी हुई है नेम के अंदर, वही वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी या फिर प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने वेरिएबल
बनाया एज नेम का, और एज के अंदर हमने क्या लिख दिया 22 ईयर्स, यानी कि 22 हमने लिख दिया। तो यहाँ पर एज क्या है, एक वेरिएबल नेम है, और 22 क्या है, इस एज की यानी जो हमारा वेरिएबल है इसकी वैल्यू है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर एक नंबर क्रिएट कर रखा है, तो नंबर इक्वल मैंने 29.67 यहाँ पर एक वैल्यू पास की हुई है, तो नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल नेम हो जाएगा, और जो ये वैल्यू है यहाँ पर जो हमने नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये क्या हो जाएगी, इस वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो नेम हो गया, एज हो गया, नंबर हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल नेम होते हैं। इस प्रकार से A to Z आप कोई भी वेरिएबल नेम क्रिएट कर सकते हैं, बट पाइथन के अंदर इसको भी लिखने के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद इस साइड में जो हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख रखी हैं, ये हमारी क्या होती है, जो वेरिएबल हमने लिखा हुआ है उसकी वैल्यू होती है। तो ये तरीका होता है पाइथन के अंदर वैल्यू को लिखने का। इसके अलावा अभी हम इसको क्या करने वाले हैं, कोड करके भी देखने वाले हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये मेमोरी लोकेशन का नेम तो होता है, लेकिन किस प्रकार से होता है। जैसे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं मेमोरी लोकेशंस के नेम होते हैं। यहाँ पर जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर कुछ इस प्रकार की मेमोरी क्या होती है, क्रिएट होती है। जो कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी होती है उसके अंदर जो भी डेटा हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। जैसे हम पाइथन की फाइल क्रिएट करते हैं, कोड लिखते हैं उसके अंदर, तो उसको हम सेव करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं तो उसको कोई एक लोकेशन दे देते हैं और कोई उसको एक नेम दे देते हैं। लेकिन जो भी हमने कोड लिखा हुआ है उसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं। मान लीजिए हमने नेम का क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यू पास की हुई है। तो नेम क्या होता है, यानी जो वेरिएबल होता है वो मेमोरी लोकेशन का नेम होता है। कंप्यूटर के अंदर ये मेमोरी है, ये क्या है, अलग अलग लोकेशन है, यानी कि ये हमारी पूरी की पूरी क्या है, मेमोरी है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर डेटा जो हमारा शिवांगी नेम है इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर स्टोर करा लिया इस लोकेशन पर, और इस लोकेशन का हमने एक नेम दे दिया जो कि नेम है यहाँ से। तो नेम के वेरिएबल के अंदर यानी ये जो मेमोरी है उसकी एक लोकेशन बन गई, और उस लोकेशन का जो नेम हुआ वो क्या दे दिया गया है, नेम दे दिया गया है। इसी प्रकार से 22 हमने यहाँ पर कहीं स्टोर करा लिया अपनी मेमोरी के अंदर, और इसका जो मेमोरी है इस लोकेशन का नेम हमने क्या दे दिया, एज दे दिया। अब मान लीजिए कल के चल करके हम क्या करते हैं, जो हमारी एज की वैल्यू है उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो 24 करते हैं। तो इस मेमोरी के अंदर जो पहले से स्टोर डेटा था वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, और इसकी जगह क्या स्टोर हो जाएगा, 24 स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारी मेमोरी होती है उसका क्या होता है, एक नेम होता है जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ से आप सिंपल सा समझ सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कोई रेक्टेंगल हो गया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी हाइट एंड विड्थ को निकालते हैं। तो मान लीजिए a इक्वल हमने 2 रख दिया, और उसके बाद यहाँ से b इक्वल हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया। तो यहाँ पर मेमोरी के अंदर कोई a नेम का वेरिएबल क्रिएट होगा जिसके अंदर 2 स्टोर हो जाएगा, और कोई एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा b नेम का जिसके अंदर 5 स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होती है, जो वेरिएबल होता है वो किसी भी मेमोरी का क्या होता है, नेम होता है, जो कि हम क्या करते हैं, खुद से डिफाइन करते हैं, खुद से देते हैं उसको कि किस मेमोरी का यानी कि किस लोकेशन का हम क्या नेम देना चाहते हैं, कहाँ पर कौन सा डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार इसको हम अपने कोड के अंदर लिख करके देखने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ये पहले का जो हमारा कोड था इसको हम क्या कर लेते हैं, अभी के लिए यहाँ से हटा लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से क्या बना लिया, एक नेम बना लिया, नेम का वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू क्या पास कर दी, शिवांगी, यहाँ से हमने पास कर दिया। और इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से कोड को हम क्या कर दिए, रन कर दिए। रन करने के बाद अभी के लिए यहाँ से हम आएंगे और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रन कोड करेंगे। अभी के लिए यहाँ पर कोई भी आउटपुट आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसको अभी के लिए हमने सिर्फ क्या किया हुआ है, यहाँ पर डिफाइन किया है, अभी इसको हमने प्रिंट नहीं किया। अब प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट यूज करेंगे। और इसके अंदर हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं,
हम इस डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम मान लीजिए हमने यहाँ से डबल क्वेट्स के अंदर क्या लिख दिया, नेम लिख दिया। तो नेम के अंदर ही जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर असाइन की गई है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। इसको हमने कोड को रन किया तो उस कंडीशन पे क्या आउटपुट आ रहा है, सिर्फ नेम ही प्रिंट होकर के आ रहा है। नेम ही क्यों प्रिंट होकर के आ रहा है, हमने तो सिंपल सा देखा था कि डबल क्वेट्स के अंदर जो भी डेटा हम लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है। तो सेम वही हुआ है कि डबल क्वेट्स के अंदर अगर हमने कोई भी चीज लिख दी है वो इट इज वो क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। यानी जैसी रहेगी वैसी की वैसी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हमें प्रिंट क्या कराना है, इस नेम के अंदर जो भी वैल्यू है, यानी इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें मिलनी चाहिए। तो उस कंडीशन पे हम डबल क्वेट्स, सिंगल क्वेट्स या फिर ट्रिपल क्वेट्स इन सभी का यूज नहीं करते हैं। सिंपल सा हम क्या लिख देते हैं, उस वेरिएबल का नेम लिख देते हैं। अब यहाँ से हमने प्रिंट करके सिर्फ उस वेरिएबल का नेम यहाँ से हमने क्या कर दिया, लिख दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से रन कर दिया। उस कंडीशन पे जो हमारा आउटपुट आया वो क्या आ गया है, यहाँ पर शिवांगी आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और उसके बाद उसको हम प्रिंट करा लेते हैं। इसके अलावा मान लीजिए हमें और भी वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, जैसे हमने एज नेम का क्रिएट कर लिया। एज के इक्वल हमने एज क्या दे दी, 22 दे दी। इसके बाद हमने एक प्राइस नेम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया, जिसके इक्वल हमने प्राइस में कुछ वैल्यू दे दी, 34.78 यहाँ से, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए रन करेंगे तो सिर्फ हमारा नेम ही प्रिंट होगा, इसके अलावा कोई भी चीजें प्रिंट नहीं हो रही हैं। लेकिन हमें पूरे डेटा को प्रिंट कराना है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी हम प्रिंट करेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ से प्रिंट लिखा और इसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, यहाँ से हमें एज को भी प्रिंट करना है। तो एज सिंपल सा हमने प्रिंट कर लिया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रिंट को लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन को। उसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, इसके बाद हमें प्राइस को प्रिंट करना है। तो यहाँ से हमने प्राइस लिख दिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अलग अलग लाइन के अंदर ये पूरा जो डेटा है वो क्या हो चुका है, यहाँ से प्रिंट हो चुका है। अगर मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन है उसको हम एक सिंगल लाइन के अंदर प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मान लीजिए यहाँ से हम प्रिंट लिखने वाले हैं और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने डबल क्वेट्स के अंदर कुछ चीजें यहाँ से लिख दी। डबल क्वेट्स के अंदर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं हेलो, उसके बाद फ्रेंड्स, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से कॉमा से सेपरेट कर दिया और सेकेंड स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिख दी। सेकेंड हमने क्या लिख दिया, यहाँ से वेलकम टू GSCTI, यहाँ से हमने लिख दिया और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब अगर हम रन करते हैं अपने कोड को, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वाला डेटा था यानी नेम, वो प्रिंट हुआ है। नेम के अंदर जो भी वैल्यू थी। सेकंड एज के अंदर जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट हुई है। थर्ड उसके बाद हमारी प्राइस के अंदर जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट हुई है। उसके बाद ये दोनों क्वेट्स यहाँ से हमने कॉमा से इसको सेपरेट किया हुआ है, तो एक ही लाइन के अंदर ये डेटा क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी पैराग्राफ एक सिंगल लाइन के अंदर ही प्रिंट करना है, कोई भी सेंटेंस, तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, जो भी आपका सेंटेंस होगा उसको डबल क्वेट्स के अंदर लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसके बाद आप अपनी सेकेंड लाइन को लिखेंगे और उसको भी क्या कर देंगे, यहाँ से डबल क्वेट्स के अंदर रखेंगे। उसके बाद सेव करेंगे तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, एक सिंगल लाइन के अंदर प्रिंट हो जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो हमारा नेम प्रिंट हुआ है, इससे पहले हमें डिस्प्ले होना चाहिए कि नेम इक्वल क्या वैल्यू है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल क्वेट्स का यूज करेंगे और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमने लिख दिया नेम और उसके बाद इक्वल, या फिर यहाँ से हम कॉलन का यूज कर लेते हैं। अब नेम के इक्वल जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। यहाँ से हमने रन किया तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है। एरर क्यों मिल रहा है, यहाँ से हमें क्या करना होगा, इसको कॉमा से सेपरेट करना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से जो रेड लाइन आ रही थी वो क्या हो चुकी है, हट चुकी है। कोड को हमने रन किया तो नेम इक्वल शिवांगी यहाँ पर आ चुका है। सिमिलर तरीके से हम सभी के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डबल क्वेट्स के अंदर और यहाँ से एज, और एज इक्वल क्या वैल्यू आनी चाहिए, इसको भी हमने यहाँ से क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया और उसके बाद कॉमा लगा दिया। तो कॉमा से आप सेपरेट कर देंगे तो वो चीज़ें एक सिंगल लाइन के अंदर क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। अगर आप कॉमा नहीं लगाते हैं तो आपको एरर मिलेगा। और यहाँ से नेक्स्ट हमारी क्या है, प्राइस है।
प्राइस के लिए हमने किया और इसके बाद कॉमा से सेपरेट कर दिया। अब ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जैसे हमने लिखा हुआ है वैसे प्रिंट हो जाएंगे। नेम के इक्वल क्या वैल्यू है, नेम के अंदर जो वैल्यू थी वो आ चुकी है, एज क्या थी, प्राइस क्या थी, ये सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, प्रिंट हो चुकी हैं। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि सिंगल लाइन के अंदर चीजों को लिखने के लिए हम कॉमा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा पॉइंट था। यहाँ से हमने क्या सीखा कि वेरिएबल को हम किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं और उसको किस प्रकार से हम प्रिंट कराते हैं। तो ये सिंपल सा पॉइंट था कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। यहाँ से मान लीजिए हमने एज की वैल्यू चेंज कर दी, एज की वैल्यू चेंज करके हमने क्या कर दिया, एज इक्वल हमने यहाँ से मान लीजिए एज की वैल्यू चेंज करके 89 कर दिया और यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद कोड को रन करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या आएगा, जो हमने करंट में जो चेंजअप किया हुआ था, यानी कि जो बाद में वैल्यू दी गई है वो क्या हो चुकी है, यहाँ से जो अपडेटेड वैल्यू है वो क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। यानी इसी प्रकार से मेमोरी के अंदर भी जो पहले वाली वैल्यू थी वो हट जाएगी, जो बाद में हमने अपडेट किया हुआ है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो इस प्रकार से सिंपल सा हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रिंट करते हैं। इसके अलावा कुछ लिटरल्स को हमने पढ़ रखे थे, यानी कैरेक्टर सेट को। मान लीजिए हमें क्या कराना है, दो नंबर्स का सम कराना है। तो उस कंडीशन पे मान लीजिए हमने कोई नंबर लिख दिया, यहाँ से हमने एक नंबर लिख दिया, मान लेते हैं यहाँ से हमने एक नंबर लिया, या फिर सिंपल सा हमने क्या लिख दिया 23 प्लस यहाँ से हमने प्लस क्या कर दिया 67 और यहाँ से हमने क्या किया, अपने कोड को रन किया। तो उस कंडीशन पे देखते हैं यहाँ पे अभी कुछ भी आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से हमने एक नंबर नेम का वेरिएबल बनाया और इसके इक्वल हमने क्या कर दिया 23 प्लस 8 यहाँ से हमने कर दिया और इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने किसको प्रिंट करा लिया, नंबर को प्रिंट करा लिया और यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद कोड को रन करते हैं। तो उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू थी 23 प्लस 8 अगर आप ऐड करते हैं तो ये क्या होता है 31 होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पर जैसे C++, जावा के अंदर काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ता था हमें, अगर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है उस कंडीशन पे। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा हमने क्या कर दिया, एक नंबर नेम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मुझे क्या करना था, एडिशन करना था, दो वैल्यू को आपस में ऐड करना था। हमने क्या किया, प्लस लगाया और सेकंड वैल्यू को लिख दिया और उसको प्रिंट करा लिया। तो सिंपल सा उन वैल्यू का जो भी सम था वो क्या हो गया है, प्रिंट होकर के आ चुका है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से ये वैल्यू क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ से हम माइनस भी कर सकते हैं, माइनस किया और इसको सेव किया। इस कंडीशन पे वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 15 आ चुकी है। 23 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करना है तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और इसको रन किया। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो वैल्यू थी वो आ चुकी है। इस प्रकार से आप डिवीजन यानी कि कीबोर्ड के ऊपर जितने भी सिंबल्स आप देखते हैं, जो भी कैरेक्टर्स आप देखते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं आसानी से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि वेरिएबल को हम किस प्रकार से यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट इज आइडेंटिफायर्स इन पाइथन, यानी पाइथन के अंदर जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से वेरिएबल लिखना क्या होता है, सफिशिएंट होता है। तो यहाँ से हम इसको भी देख लेते हैं कि पाइथन के अंदर आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। जिस प्रकार से C++ के अंदर आपने आइडेंटिफायर्स को पढ़ा हुआ है, उसी तरीके से पाइथन के अंदर भी आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स इज नथिंग बट नेम। आइडेंटिफायर जो होता है ये कुछ भी नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, नेम होता है। कहाँ पर, इन पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम के अंदर इट कैन बी क्लास नेम, जो कि क्या हो सकता है, क्लास का नेम हो सकता है, फंक्शन नेम हो सकता है, या फिर वेरिएबल नेम हो सकता है, या फिर मॉड्यूल नेम हो सकता है। यहाँ पर क्लास नेम कैसे हो सकता है, फंक्शन नेम कैसे हो सकता है, वेरिएबल नेम कैसे होता है, मॉड्यूल नेम क्या होता है, इस प्रकार के जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारी क्या होती है, आइडेंटिफायर्स होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। यानी कि जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं वो भी एक आइडेंटिफायर्स होते हैं। मॉड्यूल्स के जो नेम होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। क्लास नेम जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं। फंक्शन नेम क्या होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं। क्लास नेम कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर क्लास नेम किस प्रकार से आइडेंटिफायर होता है, जैसे हम कोई क्लास ए नेम का क्रिएट करते हैं, इसके बाद इस क्लास को हम क्या करना चाहते हैं,
कहीं अदर जगह यूज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे अगर हम स्मॉल ए लिख करके इस क्लास को एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि जो आइडेंटिफायर होते हैं ये जैसे लिखा गया है वैसे ही आपको यूज करना होगा यहाँ पर। तो क्लास नेम यहाँ पर वैसे का वैसा ही लिखना होगा। फंक्शन नेम कैसे होता है, मान लीजिए आपने कोई एक फंक्शन बनाया हुआ है, मान लीजिए सम नेम का आपने फंक्शन बनाया हुआ है और इस फंक्शन को आप क्या करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से स्मॉल एस की जगह कैपिटल एस लिखेंगे तो भी आपको एरर मिलेगा। तो इसको कॉल करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, यहाँ से सेम आइडेंटिफायर को ही यूज करना होगा, इस प्रकार से ही लिखना होगा। यहाँ पर मॉड्यूल नेम सेम इसी प्रकार से मॉड्यूल नेम भी होता है जैसे हमारे फंक्शन नेम होते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए वो क्या है, हमारा वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम्स किस प्रकार से यूज किए जाते हैं, मान लीजिए आपने किसी वेरिएबल को बनाया हुआ है तो वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो इसके भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। आइडेंटिफायर्स कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, यानी कि जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं ये अपर केस और लोअर केस जो हमारे लेटर्स होते हैं ए टू जेड उनका क्या हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। डिजिट्स जो हमारे होते हैं, डिजिट्स और एन अंडरस्कोर, यानी कि डिजिट्स और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जितने भी हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं यानी जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा आप वेरिएबल को देख रहे हैं कि वेरिएबल को किस तरीके से लिखा जाना यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पर माई वेरिएबल, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल के लिए क्या देख सकते हैं, जैसे हमने कोई वेरिएबल का नेम क्रिएट किया जिसका नेम हमने क्या दे दिया, माई वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसके रूल के अंदर ही आता है, यानी कि ये गलत तरीका नहीं है वेरिएबल को क्रिएट करने का। अगर आपने वेरिएबल लिखा यानी कोई वेरिएबल का नेम लिखा उसके बाद अंडरस्कोर 1 लिख दिया, यानी सबसे पहले आपने कुछ लेटर्स को यूज किया, चाहे वो अपर केस में हो या लोअर केस में हो, कुछ लेटर्स को आपने यूज किया, उसके बाद आपने क्या यूज किया, वो भी किसके, ये क्या होंगे, जो हमारे अपर केस और लोअर केस होंगे वो क्या होंगे, कॉम्बिनेशन में होंगे। और उसके बाद यहाँ से अंडरस्कोर हमने कोई एक डिजिट लिख दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही होगा, यानी कि ये भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, सही होगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। इस प्रकार से आप भी कोई एक बड़ा नेम भी क्रिएट कर सकते हैं अपने वेरिएबल का, जैसे कोई एक वेरिएबल नेम लिखा, उसके बाद यहाँ से अंडरस्कोर लगाया, फिर कुछ आपने वेरिएबल नेम दिया, फिर अंडरस्कोर लगाया, फिर कुछ आपने वेरिएबल नेम दिया। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अपने वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। ऑल आर वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर्स, यानी ये जितने भी यहाँ पर माई वेरिएबल, वेरिएबल 1, वेरिएबल यहाँ पर 2 प्रिंट, इस प्रकार से जितने भी हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं ये सारे क्या होते हैं, वैलिड होते हैं पाइथन के अंदर, इनमें कोई भी एरर आपको नहीं आएगा अगर आप इस प्रकार से क्रिएट करते हैं तो। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, यानी जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं ये डिजिट्स कभी भी स्टार्ट नहीं होते हैं। सो वेरिएबल 1 जो हमारा वेरिएबल 1 है इज वैलिड, यानी कि एक वैलिड वेरिएबल नेम है। बट अगर हमने क्या कर दिया, 1 को पहले लिख दिया उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम लिखा तो ये क्या होगा, इज नॉट वैलिड, ये एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं होगी, यानी एक वैलिड नेम नहीं होगा वेरिएबल का, आपको एरर मिलेगा वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, वी कांट यूज स्पेशल सिंबल लाइक, यहाँ से अगर आप देखें तो नॉट का, उसके बाद हैश, एट द रेट, यहाँ परसेंटेज, डॉलर, इस प्रकार के जो सिंबल्स होते हैं आप इसको नहीं यूज कर सकते हैं इन आवर आइडेंटिफायर, यानी अपने आइडेंटिफायर के लिए, अपने वेरिएबल के लिए इन सभी सिंबल्स का आप यूज नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनका यूज नहीं करते हैं हम अपने वेरिएबल को बनाते टाइम। उसके बाद नेक्स्ट होता है आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, यानी जो हमारे आइडेंटिफायर होते हैं इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, आप इसकी कोई भी लेंथ रख सकते हैं, जितनी लेंथ आप रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। वी कांट यूज रिजर्व्ड वर्ड कीवर्ड, यानी जितने भी पाइथन के अंदर रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उसको हम वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हैं। तो ये भी पॉइंट होता है वेरिएबल नेम लिखने का। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम चेक करने वाले हैं कि किस किस प्रकार के वेरिएबल को हम क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से नेम का वेरिएबल क्रिएट किया हुआ था, इस प्रकार से इसको अभी के लिए हम यहाँ से हटाने वाले हैं। तो यहाँ से सिंपल सा हम एक क्रिएट करने वाले हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ से क्या ले लिया, नेम, उसके बाद अंडरस्कोर लगाया और यहाँ से 1 लिखा और इसके इक्वल हमने वैल्यू क्या दे दी, 23 दे दी, यहाँ से 23 हमने यहाँ पर वैल्यू दे दिया। उसके बाद इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ से प्रिंट कर लिया।
प्रिंट करने के बाद यहाँ से हम करने वाले हैं प्रिंट। किसको प्रिंट करेंगे? नेम को प्रिंट करेंगे। नेम _1 ये हमारा क्या है? पूरा वेरिएबल है। इसको हमने क्या किया? सेव किया। सेव करने के बाद रन करेंगे तो अभी के लिए जो हमारा आउटपुट आया है वो बिल्कुल करेक्ट आया हुआ है। लेकिन मान लीजिए हमने इस _ को यहाँ से हटाया और इसको सेव किया और यहाँ से भी हम क्या करने वाले? _ को हटाने वाले हैं name1 और इसको रन किया, फिर भी जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? करेक्ट आएगा, क्योंकि ये भी क्या है? वैलिड तरीका है वेरिएबल को क्रिएट करने का। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? जो 1 है इसी को हम क्या कर लेते हैं? इस वेरिएबल नेम से पहले रख लेते हैं। तो उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सिंटैक्स एरर शो हो रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, यानी कि ये कोई यहाँ पर जो आप लिटरल का यूज कर रहे हैं ये क्या है? इनवैलिड है, यानी कि पाइथन के अंदर ये अलाउ नहीं होता है कि आप किसी डिजिट से अपने वेरिएबल नेम को स्टार्ट करें। तो यहाँ से आपको पहले ही क्या हो जाएगा? जो एरर होगा, जो हमारा VS कोड होता है वो पहले ही उस एरर को क्या कर देता है? यहाँ से हाईलाइट कर देता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए हम _ से स्टार्ट करते हैं, _ कुछ नेम लिखा, _ से भी आप अपने वेरिएबल को क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हमने क्या कर दिया? _ इसको प्रिंट कर दिया। तो उस कंडीशन पे भी जो हमारा आउटपुट आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो 23 क्या हो चुका है? प्रिंट हो चुका है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अपनी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से हम डिलीट करेंगे तो जो पहले से जो भी कोड होगा रन हुआ वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ से हम बीच में क्या करना चाहते हैं? _ उसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ से फर्स्ट लिख दिया। इस प्रकार से कोई बड़ा सा नेम क्रिएट करना चाहते हैं तो उस प्रकार का नेम भी हम क्या कर सकते हैं? अपने वेरिएबल का नेम क्रिएट कर सकते हैं। और इसको भी हमने क्या कर दिया? यहाँ से नेम, उसके बाद फर्स्ट कोड यहाँ से आपको शो होगा। इसको आप क्या करेंगे? यहाँ से रन करेंगे। रन करने के बाद इसका आउटपुट क्या हो चुका है? यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ से अगर हम किसी कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमने यहाँ से क्या ले लिया? नेम ले लिया और यहाँ से कैपिटल से स्टार्ट किया। _ को भी हम यहाँ से क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया? इसको भी यहाँ से डिलीट कर दिया और यहाँ से हम लिखने वाले हैं कैपिटल में और इसको हमने क्या किया? सेव किया। सेव करने के बाद रन करेंगे, जो हमारा आउटपुट है वो आ चुका है। यानी कि आप चाहे कैपिटल में लिखें या फिर स्मॉल में लिखें, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप वेरिएबल नेम कैपिटल और स्मॉल किसी भी लेटर में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं? जो सिंबल्स होते हैं। अगर मान लीजिए हमने सिंबल्स का यूज किया हुआ है, @ उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर G ले लिया, इस प्रकार का कोई वेरिएबल नेम हमने बनाया, तो इस कंडीशन पे भी आपको सिंटैक्स एरर देखने को मिलेगा। कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन हेयर, यानी कि आप इस प्रकार का एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या नहीं कर सकते हैं? असाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ से हम किसी भी स्पेशल सिंबल्स को भी यूज नहीं कर सकते हैं अपने वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। तो इस कंडीशन पे आपको क्या मिलेगा? एरर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जितने भी सिंबल्स होते हैं आप उसका यूज नहीं करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा हुआ है कि किस प्रकार की चीजों को हम यूज करेंगे अपने वेरिएबल को क्रिएट करते टाइम, इस प्रकार से। और यहाँ से हमने किन किन चीज़ों को सीखा कि रूल्स क्या होता है आइडेंटिफायर्स का, यानी वेरिएबल को बनाने का क्या क्या रूल होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, मेमोरी क्या होती है वेरिएबल के लिए, वेरिएबल एक्चुअली में क्या होता है, पाइथन के अंदर जो कैरेक्टर सेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और फर्स्ट प्रोग्राम और इंस्टॉलेशन इसका देखा हमने, पाइथन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, पाइथन लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को हमने डिटेल में यहाँ पर सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को हम सीखने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।